अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक एक नेचुरल हजार्ड्स है, मतलब एक प्राकृतिक आपदा है जो प्लेटों के सरकने से या प्लेटों के मूवमेंट से उत्पन्न होती है। तो आइए अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप क्या है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंपीय तरंगे क्या है एवं भूकंप के प्रकार। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। आज अपन पढ़ेंगे 11th का चैप्टर नंबर 3 भूकंप। इसका यह है पार्ट 2 है। पार्ट 1 के बारे में चर्चा पहले की जा चुकी है। इसमें अपन देखते हैं कि भूकंप यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इस पहला शब्द है भू प्लस कंप। भू मतलब होता है पृथ्वी, कंप मतलब हो कांपना, यानी पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी का अपने स्थान पर हिलना या हिलना डुलना ही क्या है? भूकंप है। तो ये भूकंप का साधारण अर्थ है पृथ्वी का कांपना अथवा पृथ्वी का हिलना। दूसरे शब्दों में अचानक झटके से प्रारंभ हुई पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्नलिखित हैं। अपन ये देखते हैं भूकंप है क्या। बेसिकली भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? यह है पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट पर यहां कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यह है चट्टानें। जब चट्टानें या कोई भी चट्टान जब अपने मूल स्थिति से हटकर या आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है, या कभी कभी चट्टानों के ऊपर से जो दबाव है वह दबाव हट जाता है तो वह चट्टानें चटक जाती है, तो वह अपने स्थान से दूसरे स्थान खिसक जाती है। तो वही क्या है? भूकंप है। या दूसरे शब्दों में कहे कि प्लेटों का मूवमेंट ही क्या है? भूकंप है। एक प्लेट या दूसरे प्लेट से टकरा जाए तो भूकंप आएगा। एक प्लेट दूसरे प्लेट से थोड़ी दूर चले जाए तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। तो जैसे कि यह चट्टान है, यह चट्टान है, यह दो चट्टान यदि आपस में टकरा जाए, यदि इस चट्टान में क्रैक्स आ जाए तो हल्की सी पृथ्वी में कंपन होगा। वह कंपन ही क्या है? वह कंपन ही भूकंप है। तो भूकंप से निम्नलिखित प्रकोप हो सकते हैं। भूकंप आने से क्या क्या आपदाएं हो सकती है? तो ज्यादातर भूकंप प्राकृतिक रूप से आते हैं, तो कुछ प्रकार के भूकंप मानवीय रूपों से भी आते हैं। जैसे कि मानवीय भूकंप में देखा जाए कि नदी है, ये नदी है, नदी पर मानव के द्वारा यहां पर एक बांध का निर्माण किया गया। अब इस बांध में हजारों टन, करोड़ों टन पानी एकत्रित किया जाता है। तो जो बांध के नीचे जो चट्टान है, उन चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। जब बहुत अधिक दबाव पड़े, यहां पर ये चट्टान है, यह चट्टानों में बहुत अधिक दबाव पड़ता है, तो इन चट्टानों में निचली धरातल के नीचे जो स्थित है चट्टान है, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब ये क्रैक्स आ जाती हैं तो चट्टानें अपनी स्थल से टूट जाती हैं। तो ये कुछ चट्टानें टूटकर बिखर जाएंगी। जब ये चट्टानें आपस में खिसक जाएंगी तो क्या? भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? भूकंप की उत्पत्ति भूकंपीय तरंगों के कारण से होती है, जिनको अपन बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। जैसे कि यहाँ पर भूकंप है, तो भूकंप की उत्पत्ति तरंगों के रूप में होती है, जिनको बोलेंगे अपन भूकंपीय तरंगे या सेशनल वेव्स। इस तरह समझ सकते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे? जब अपन शांत पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे लहरों के रूप में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंगों के रूप में समझा जा सकता है। भूकंपीय तरंगों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे भूमि का हिलना। अब भूमि पर हिलेगी तो क्या? भूमि पर विभिन्न प्रकार के मानव द्वारा क्रियाकलाप किया जाएंगे, इमारत का निर्माण किया जाएगा तो इमारत का ढह जाना। इसी प्रकार धरातलीय विसंगतियां। धरातलीय विसंगति से मतलब क्या है? धरातलीय विसंगति मतलब भूकंप आने से, जैसे ये धरातल है, भूकंप आने से ये पर्वत है, ये पठार है और ये प्लेन्स है, तो ये पर्वत में भूस्खलन हो जाएगा, तो यहाँ पर ढेर लग जाएगा। इसी प्रकार कोई भाग ऊपर उठ जाएगा भूकंप से, कोई भाग नीचे धंस जाएगा भूकंप से। यह क्या है? धरातलीय विसंगति है। भूकंप धरातलीय विसंगति का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि ये देखा जाए कि महाराष्ट्र में जो लोनार झील बनी पाए भूकंपीय उसी आपदा का उदाहरण। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में कुछ झीलें बनी
भाई किसका उदाहरण? भाई भूकंप का, भूस्खलन का ही उदाहरण मानी जाती है। भूकंप आया तो कोई जमीन दब गई, तो वहां पर एक उसका निर्माण हो गया, भूमि का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से देखा जाए कि कोई गड्ढा है, वह गड्ढा में कोई रेत भरा गई, अब किसी भी प्रकार के अपारदन निक्षेपण हो गया, तो वह क्या है? भूकंप का ही परिणाम है। और इसी प्रकार आगे देखा जाए, धरातलीय विस्थापन। धरातलीय विस्थापन से अपन क्या समझते हैं? जैसे कि चट्टाने टूट गई, तो चट्टाने टूट कर किसी स्थान पर, जैसे कि ये गड्ढा है, इस गड्ढे में जाकर भरा गई, तो इसको क्या कहेंगे अपन? डिपोजिशन। ये भूकंप के कारण से भी हो सकता है। अगला हिमस्खलन। हिमस्खलन कह दो, भूस्खलन कह दो। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर अधिक भूकंप आते हैं वहां पर भूस्खलन भी अधिक होते हैं। भूस्खलन का मतलब है, जैसे पर्वत है, पर्वत के यहाँ पर, ये यहाँ पर चट्टान है, पर्वत है, तो चट्टानों का तेजी से नीचे ही गिरना क्या है? रॉक्स फॉल कह दो, या भूस्खलन। क्या है? जैसे कि कुल्लू मनाली शिमला अधिक बारिश के कारण पानी के साथ चट्टाने नीचे आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि कंपन होगा तो पर्वत हिलेगा, तो वहां से जो चट्टाने मौजूद रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार बांध व तटबंधों के टूटने से बाढ़ का आना। जैसे कि मैंने बताया था कि मानव द्वारा नदी पर बांध बना दिया जाता है। जब बांध बना दिया जाएगा तो बांध पर हजारों टन पानी एकत्रित हो जाएगा, तो उसके नीचे जो चट्टान है, जैसे ये बांध बना दिया, इस बांध के नीचे जो चट्टान है, ये इनमें क्रैक्स आ जाएंगे। जब क्रैक्स आ जाएंगे तो भूकंपीय तरंग ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर जो बांध बने जाएंगे, बांध गेट, ये सब टूट जाएंगे। इनके टूटने से क्या? बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आ जाएगी तो मानव को बहुत ज्यादा क्षति होगी। मानवीय आपदाएं, यह मानवीय आपदा का भी उदाहरण माना जाता है। क्या? बांध का टूटना। आग लगना, इमारतों का टूट जाना, ये तो स्वाभाविक बात है। जब भूकंप आता है तो इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार सुनामी लहरों का उत्पन्न होना। अब अपन देखते हैं कि सुनामी क्या है। व्हाट इज द सुनामी? सुनामी, सुनामी भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न लहरें हैं। सुनामी शब्द जापानी शब्द है, विश्व में सबसे ज्यादा सुनामी जापान में ही आती है। क्यों? क्योंकि जापान रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में पड़ता है, तो इसलिए सुनामी की उत्पत्ति जापान से ही मानी जाती है। सुनामी का मतलब होता है तट की ओर आती हुई तरंगें, जिसको अपन बोलते हैं, ये तट है, तट की ओर आती हुई तरंगें जिनको बोलते हैं अपन सुनामी। अब जैसे कि ये कोई वाटर बॉडी है, समुद्र है, ये कोई समुद्र है होगा, तो यहाँ पर जो लहरें हैं, जो छोटी छोटी लहरें, जब इनकी हाइट 11 मीटर या 18 मीटर से अधिक हो जाती है तो उनको अपन क्या बोलते हैं? सुनामी। जो तटों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें रहती हैं, उनको क्या कहा जाता है? सुनामी। तो सुनामी किससे उत्पन्न होती है? सुनामी भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यह वही तरंगें हैं जो मैंने बताया था। ऐसे तरंगों से सुनामी उत्पन्न होती है और जो तटों पर बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसी प्रकार वस्तुओं का गिरना, धरातल का एक तरफ झुकना। अपन देखते हैं कि कहीं पर भूकंप आ गया तो धरातल एक साइड झुक जाता है, कहीं पर धरातल ऊंचा हो जाएगा। भूकंपों से उच्चावच का निर्माण भी होता है। कहीं पर पर्वत बन जाएगा तो कहीं पर पर्वत भूकंप के जरिए नीचे बैठ जाएगा और वह पठार निर्मित हो जाएगा। इसी प्रकार पठार का ऊंचा होना या नीचा होना, यह सभी प्राकृतिक आपदा भूकंप पर निर्भर करता है। आगे, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। भूकंप आता है ये बात तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? पृथ्वी में कंपन इसलिए होता है क्योंकि भूपृष्ठ में पड़ी भ्रंश के दोनों तरफ सेल विपरीत दिशा में गति करते हैं। जहां ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं, उनके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशा में अपनी गतिमान होती है। इसे से ही पृथ्वी में कंपन होता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे कि ये धरातलीय चट्टानें हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इन धरातलीय चट्टानों पर
अधिक दबाव पड़ने के कारण इन चट्टानों में चटकन आ जाती है। जब इन चट्टानों में चटकन आ जाएगी तो अपन क्या देखते हैं कि चट्टानों के नीचे कौन सा भाग है? चट्टानों के नीचे है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर से ऊर्जा का ऊपर निर्गमन होगा। जब ये चट्टानें चटक जाएंगी तो अपने मूल स्थान को छोड़कर ये बाहर की ओर जाने लगेंगी। जब बाहर की ओर जाने लगेंगे तो नीचे से संवहनीय तरंगों के रूप में ये है एस्थेनोस्फीयर की ऊर्जा ऊपर निकलेगी। यही ऊर्जा क्या है? यही ऊर्जा है सिस्मिक वेव्स। इन्हीं को कहते हैं अपन पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ये सेलखंड आपस में या दूर चले जाएंगे या आपस में एकदम पास हो जाएंगे। इसी के कारण से ये जो सेलखंड है, ये जो सेलखंड कभी आपस में पास हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे। इन्हीं के कारण, इन्हीं के मूवमेंट से यहाँ पर धरती पर, अर्थ पर मूवमेंट होता है। पृथ्वी का कपना स्टार्ट हो जाता है। पृथ्वी का कपना ही क्या है? पृथ्वी का कपना ही भूकंप है। इसी इन लाइनों में कहा गया जिसके परिणाम स्वरूप सेल विकृत होकर, विकृत होना मतलब सेल आपस में टूट जाते हैं, चट्टानों में दरार पड़ जाती है, अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। कभी यहां पर सरक जाएगा विपरीत दिशा में, या कभी ये दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे। तो एक ही दिशा में आ जाएंगे तो टक्कर होगी। जब दो चीजों की अपन टक्कर की जाती है तो कपना स्टार्ट हो जाता है और इससे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा कहाँ? पृथ्वी की संवहनीय धाराओं के रूप में जो मैग्मा की ऊर्जा है वह नीचे से ऊपर निष्कासित होती है और ऊर्जा तरंग सभी दिशा में गतिमान होती है, जिससे पृथ्वी में कंपन स्टार्ट हो जाता है। तो अपन जानते हैं कि जहां से जैसे कि ज्वालामुखी उद्भेदन होगा, ज्वालामुखी का एमिशन होगा, वहां पर क्या होगा? वहां पर ऊर्जा निकलेगी और पृथ्वी कप जाएगी। पृथ्वी का कपना ही क्या है? पृथ्वी का कपना ही भूकंप है। अब अपन पढ़ेंगे भूकंप के प्रमुख प्रकार। अब भूकंप के प्रकार क्या क्या हैं? किस किस प्रकार से भूकंप आते हैं और किस किस प्रकार से भूकंप से मानव को क्षति होती है, या पृथ्वी को क्षति होती है, या पृथ्वी को फायदा होता है, नुकसान होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भूकंप की उत्पत्ति के कारकों के आधार पर भूकंप को निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसको पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों के प्रकार। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे कि ये अपना सरफेस है, सरफेस के अंदर ये चट्टानी भाग है, ये चट्टानी भाग है पूरा, ये सब चट्टानी भाग है। जब चट्टानें आपस में पास आ जाती हैं, चट्टानें दूर चली जाती हैं, तो चट्टानों में भंवर के समान तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं चट्टानों में जो भंवर के समान तरंग है, इन्हीं तरंगों को अपन 3 नाम से जाना जाता है। एक है पी तरंग, एक है एस तरंग, एक है एल तरंग, जिनका अध्ययन अभी अपन करेंगे। और यह देखा जाए कि इन तरंगों को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इन तरंगों को सिस्मिक यंत्र से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है और इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रिएक्टर स्केल और दूसरा तरीका है मरकरी स्केल। अब हम देखा जाए कि रिएक्टर स्केल में क्या किया जाता है। रिएक्टर स्केल का मान 0 से 10 तक होता है। रिएक्टर स्केल में यह देखा जाता है कि भूकंप की कितनी तीव्रता है, मतलब कितनी तेजी से भूकंप आया और उसमें कितनी ऊर्जा निकली। यह इसका किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आविष्कार किया था रिएक्टर नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। और इसी प्रकार है दूसरा स्केल है मरकरी स्केल। मरकरी स्केल में देखा जाता है कितना तेज गति से भूकंप आया, तीव्रता से, किसके वेग के साथ, और कितना नुकसान हुआ, मनुष्य को कितनी क्षति हुई। इस क्षति का आकलन मरकरी स्केल से किया जाता है। मरकरी स्केल का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक मरकरी ने किया था, इसलिए इसको टेरिसेली का मरकरी स्केल भी कहते हैं। जबकि रिएक्टर स्केल का आविष्कार यूएसए के वैज्ञानिक ने किया था,
इसलिए इसको यूएसए का रिएक्टर स्केल कहा जाता है। अब अपन पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगें। अब अपन पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली है भूकंपीय भूगर्भीय तरंग, दूसरी तरंग है धरातलीय तरंग। जो तरंग पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है, ये है अपनी अर्थ। जो तरंग अर्थ के अंदर उत्पन्न होती है भंवर के रूप में, उनको कहेंगे अपन भूगर्भीय तरंग। और जो तरंग यहाँ पर धरातल से ऊपर जब अपनी अर्थ पर आ जाती है तो इसको कहेंगे अपन धरातलीय तरंग। इसको एल तरंग नाम से भी जाना जाता है। एल मतलब होता है लव। लव नामक वैज्ञानिक ने एल तरंग की खोज की थी, इसलिए इसको एल तरंग नाम से बोला जाता है। अब पढ़ेंगे अपन भूगर्भीय तरंग। भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर वाला भाग को क्या कहेंगे? भूगर्भ। ये तरंगें भूगर्भ में उद्गम केंद्र से निकलती हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है। जैसे कि ये धरातलीय भाग है, तो यदि भूकंप की उत्पत्ति यहां पर होती है तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे अपन? फोकस। और जहां पर धरातल पर यहां से तरंगें चलेंगी और जहां तक पर धरातल पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें महसूस की जाती हैं, उसको बोला जाता है एपी। उसको बोला जाता है एपी सेंटर। यह फोकस से 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। यहां पर 90 डिग्री कह दो या यहां पर 90 डिग्री कह दो। जहां पर भूकंपीय तरंगें धरातल पर सबसे पहले महसूस की जाती हैं, अपने तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले या यंत्रों के द्वारा जहां पर महसूस की जाएंगी, उसको बोलेंगे एपिसेंटर। और जहां से भूकंपीय तरंगों का ओरिजिन होता है, उसको कहेंगे अपन फोकस। अब भूकंपीय तरंगों का ओरिजिन मैंने बताया था कि तीन प्रकार की तरंग रहती है। पी तरंग है, एक एस तरंग है और एक एल तरंग है। जो पी तरंग है वो ध्वनि तरंग के समान चलती है। अब तरंग कैसे चलेंगी? भंवर के समान चलती हैं, चाहे पी तरंग हो एस तरंग हो। ऐसे तरंगों की उत्पत्ति होती है, जैसा कि इस चित्र में भली भांति देखा जा सकता है। अब अपन पढ़ेंगे ये तरंगें भूगर्भ में उद्गम केंद्र से निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये विभिन्न दिशाओं में, चारों दिशाओं में गति करती हैं। ये तरंगें धरातलीय सेलों से क्रिया करके धरातलीय तरंगों में बदल जाती है। जैसा कि मैंने बताया, ये अर्थ है। जो यहां से तरंगें निकलेंगी, ये तरंगें निकलेंगी, जैसे ये सरफेस पर आएंगी तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाएगा धरातलीय तरंग। है वही तरंग, बस नाम अलग है। धरातल के अंदर है तो उनको बोला जाएगा भूकंपीय तरंग है। यदि धरातल पर आ जाती तो उन तरंगों को बोला जाएगा धरातलीय तरंग है। इन तरंगों को बोला जाएगा एल तरंग। सेकंड है, अब इसी में पढ़ेंगे भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। अपन ने भूगर्भीय तरंगों को पढ़ा। ये तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली तरंग है पी और दूसरी तरंग एल। ये कहां पर तरंग है? ये तरंग है पृथ्वी के। पहली तरंग है पी, सॉरी, दूसरी तरंग है एस। ये तरंग कहां? ये तरंग है ये पृथ्वी के अंदर। ये है पी और एस। और इसी में देखा जाए, जो तरंग ये यहां पर आ जाएंगी धरातल पर, इन तरंगों को बोला जाएगा एल तरंग। अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहली तरंग है पी तरंग। इनको प्राथमिक तरंग भी बोला जाता है। अब इनको प्राथमिक तरंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसलिए इनको प्राथमिक तरंग बोला जाता है। एस तरंग को द्वितीय तरंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह पी के बाद सेकंड नंबर पर धरातल पर पहुंचती है, इसलिए इनको द्वितीय तरंग बोला जाता है। और सबसे एल तरंगों को क्या बोला जाता है? एल तरंगों को तृतीय तरंग बोला जाता है, क्योंकि यह पी और एस के बाद तरंग उत्पन्न होती है, इसलिए इसको एस तरंग बोला जाता है। अब अपन पढ़ेंगे पी तरंग है या प्राथमिक तरंग है स्प्रिंग के समान। जो पी तरंग है वो ऐसे स्प्रिंग के समान गति करती है। ये इस टाइप की स्प्रिंग
स्प्रिंग के समान गति करती है, यह कहें कि यह तरंग ध्वनि तरंगों के समान गति करती है। ये तरंगे गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के माध्यमों से होकर गुजरती हैं। अब यह भी महत्वपूर्ण बात है कि पी तरंग तीनों माध्यम, ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत अधिक 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तीव्रता कहें या इसकी कहें फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कहो या आवृत्ति। एक सेकंड में कोई भी तरंग कितना कंपन कर रही है उसको बोलेंगे अपन फ्रीक्वेंसी। तीव्रता कहो या फ्रीक्वेंसी कहो, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब यह एक सेकंड में 13 किलोमीटर पार कर जाती है। बहुत तेजी से यह धरातल को, यह अपना धरातल, यह बहुत तेजी से धरातल को पार कर जाएगी। इसलिए ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। यह तीव्र गति से चलने वाली तरंग है, मैंने बताया 13 किलोमीटर पर सेकंड, जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। जो तरंग सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगी उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक तरंग या पी वेव्स। जो द्वितीय स्थान पर पहुंचेगी उसको कहेंगे एस वेव्स। द्वितीय तरंग जो तृतीय पर पहुंचेंगे उसको कहेंगे एल वेव्स। इसी प्रकार धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसको कहते हैं पी वेव्स। इसकी एक और महत्वपूर्ण बात है, यहीं पर लिख दी जाए, पी तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है और इसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितने कंपन, ये है आवृत्ति। और तरंग दैर्घ्य का मतलब है ये, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितनी ज्यादा। यहाँ पर तो एक सेकंड में 100 तरंगें निकल गई, जबकि यहाँ एक सेकंड में सिर्फ 10 ही तरंगें निकली। यह आवृत्ति, यह तरंग दैर्घ्य। दूसरी एस तरंग है। एस तरंगों को द्वितीय तरंग भी बोला जाता है। अब इन्हें द्वितीय तरंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह धरातल पर सेकंड नंबर पर पहुंचती है, इसलिए इनको द्वितीय तरंग बोला जाता है। रस्सी के समान, अब एस तरंग रस्सी के समान ऐसी ऐसी चलती है। एस तरंगे गर्त, यह है गर्त और उभार के रूप में चलती है, जबकि पी तरंग यहीं पर लिखे हैं, पी तरंग संकुचन व फैलाव के रूप में चलती है। संकुचन फैलाव ऐसे ऐसे, संकुचन फैलाव के रूप में चलेंगे, जबकि जो एस तरंग है वो इस प्रकार चलेंगी। कहीं पर गर्त बन जाएगा, कहीं पर उभार बन जाएगा, कहीं पर गर्त बन जाएगा, कहीं पर उभार बन जाएगा। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। ये धरातल पर पी तरंगों के पश्चात ही पहुंचती है, इसलिए इन तरंगों के तरल से न गुजरने के कारण वैज्ञानिक द्वारा भूगर्भ को समझने में सहायता होती है। अब अपन ये देखा जाए कि पी तरंगों के द्वारा तो कोई मदद नहीं मिली, जबकि एस तरंगों के द्वारा अपन को पृथ्वी को समझने में मदद मिली। क्योंकि जो एस तरंग है वह निर्वात में गति नहीं कर सकती। एस तरंगों को प्रकाश तरंगों के समान बोला जाता है। यह तरंग तरल में गति ही नहीं कर सकती। तरल में जाते से ही, जैसे कि सूर्य की जो किरण है वो पानी के द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण किसी पे एक प्रकाशीय किरण है, जबकि जो एक ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग को यदि पानी में से गुजारा जाए तो वह पानी के द्वारा अब्सॉर्ब नहीं की जाएगी, जबकि निकल जाएगी। जबकि प्रकाशीय तरंग को पानी के द्वारा सोख लिया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी का तरल अवस्था है मेंटल के द्वारा इस तरंगों को सोख लिया जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। ये छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री। इसी कारण है कि वैज्ञानिकों को भूगर्भ की में समझने में सहायता मिलती है। अब आगे पी तरंगें जिधर चलती हैं उसी दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पी तरंगें की गति संकुचन और फैलाव के समान होती है। पी तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा, स्प्रिंग के समान एक ही दिशा में चलेंगी। यह स्प्रिंग की दिशा में एक ही दिशा में ऐसे ऐसे यह तरंगें ऐसे चलेंगी, ऐसे 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 इस टाइप की चलेंगी। जबकि इस तरंगें की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं, जबकि इस तरंगें कैसे चलेंगी, इस तरंगें ऐसे चलेंगी, ऐसे।
एस तरंगों की दिशा है, एस तरंगों की दिशा ये है, तो एस तरंग ये चलेंगी समकोण पर, ये समकोण बन गया, ये समकोण बन गया, ये समकोण। जबकि पी तरंग कैसे चलेंगी, पी तरंग ऐसे चलेंगी, इन पे समकोण ही नहीं बनता पी तरंग को, जबकि एस तरंग पर समकोण बन जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी द्वारा सबसे अंत में अभिलेखित होती हैं और सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अब पी तरंगों की गति इस टाइप की होगी और एस तरंगों की गति ऐसे होगी, और जबकि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसे, जैसे कि ये पी वेव्स की गति बिल्कुल ध्वनि तरंग के समान है और एफ वेव्स की गति सन या प्रकाश के समान है। जबकि ये देखा जाए लव वेव्स, इनकी कोई गति ही नहीं है, तो कैसे भी चल रही है, इसलिए इनको धरातलीय तरंग या एल वेव्स बोला जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताई जाए यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एल वेव्स रहती है, एल वेव्स की फ्रिक्वेंसी बहुत कम रहती है, जबकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। तो तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग ऐसे चलेगी, जैसे कि ये धरातल है, धरातल पर ये तरंग ऐसे चलेगी ऐसे, जबकि पी तरंग ऐसे चलेगी, बिल्कुल पी तरंग बिल्कुल निकल जाएगी ऊपर। एल वेव्स ये यहाँ पर एल वेव्स से पहला झटका गलाएगा, पहला ऐसे जाएगा, फिर दूसरा झटका, तीसरे झटके में बिल्डिंग ही पूरी नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक है, जबकि पी का तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, तो बिल्कुल फ्रिक्वेंसी के साथ बाहर निकल जाएगी, इसका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार देखेंगे, अब अपन पढ़ेंगे धरातलीय तरंग, इनको एल वेव्स भी बोला जाता है क्योंकि इनकी खोज लव नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये तरंगें धरातल पर अधिक प्रभावी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम और तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। गहराई के साथ साथ इनकी तीव्रता कम होती जाती है। भूगर्भिक तरंगें एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंग उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंग कहा जाता है। वही मैंने बताया कि पी और एस इन दोनों तरंगों के मिलने से एल तरंग का निर्माण होता है। ये तरंगें धरातल के साथ चलती हैं। इन तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। धरातल पर जान माल सबसे ज्यादा अधिक नुकसान इन्हीं तरंगों के कारण होता है, जैसे इमारतों व बांधों का टूटना तथा जमीन का धंसना। जैसा कि मैंने बताया कि एल तरंगों की फ्रिक्वेंसी तो बहुत अधिक कम, एल तरंगों की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती, जबकि इनका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। तो ये धीरे धीरे झटके के साथ पृथ्वी पर आती है। और पी और एस तरंगों का मिक्सचर रहता है, तो इनकी कोई अपनी समय सीमा नहीं होती या इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये किसी भी डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में आकर अर्थ पर अटैक कर जाती हैं और धरातल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं एस तरंगें, जबकि पी तरंगें नहीं पहुंचाती। क्यों? क्योंकि पी तरंगों की फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और उनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। इसी प्रकार आगे देखा जाए कि प्राथमिक और द्वितीय तरंगों में अंतर। अब अपन देखेंगे प्राथमिक और द्वितीय तरंगों में क्या अंतर है। प्राथमिक तरंग किन्हें कहा जाता है? प्राथमिक तरंगें उन्हें कहते हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, उन्हें कहा जाएगा पी तरंगें। जो तरंगें धरातल पर थोड़ी देर से पहुंचेंगी, जैसे कि द्वितीय नंबर पहुंचेंगे, उनको कहा जाएगा एस तरंगें। पी तरंगें तेज गति से चलने वाली तरंगें तथा धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। दूसरी पी तरंगें ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ध्वनि निर्वात में भी गमन कर सकती है, इसलिए यह तरल के द्वारा अब्सॉर्ब नहीं की जा सकती, इसलिए तो यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। पी तरंगें ठोस, गैस व तरल तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। जैसे कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी पर 3 परतें हैं। पहली परत है भूपर्वती, दूसरी परत है मेंटल, तीसरी परत है कोर। यह परत है ठोस, यह है अर्ध तरल और यह है द्रव नहीं, यह ठोस। तो यह तीनों माध्यमों में होकर गुजरती है। बल्कि यह जरूर देखा जाता है कि इसमें द्रव में इसकी गति थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यह तीनों माध्यमों में चल सकती है।
थर्ड नंबर पर देखा जाए, पी तरंगों में कंपन की दिशा उत्पन्न तरंगों की दिशा के समकोण पर होती है। जैसा कि मैंने बताया, ये तरंग चल रही है, ये स्प्रिंग के समान होती है। देखो ये कंपन की दिशा, ये ओरिजिन की दिशा, और यही दिशा में आगे बढ़ रही है। जबकि जो एस तरंग है, एस तरंग गर्त और उभार के रूप में चलती है इस टाइप से। ये अपन यदि लाइन खींच जाए तो ये देखो, ये समकोण 90 डिग्री, ये भी देखा जाए तो 90 डिग्री, यह कंपन के 90 डिग्री पर चलती है। कौन सी? एस तरंग। ये शैलों में संकुचन और फैलाव उत्पन्न करती है। जैसा कि मैंने बताया कि पी तरंग को संकुचन और फैलाव की तरंग कहते हैं। यह स्प्रिंग के समान गति करती है, ऐसा ऐसा। जबकि एस तरंग क्या है? एस तरंग गर्त, यह गर्त उभार के रूप में चलती है। सेकंड नंबर पर द्वितीय तरंग है। द्वितीय तरंगों को एस तरंग भी कहा जाता है। द्वितीय तरंग धीमे चलती है तथा धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है। जैसा कि मैंने बताया, जो तरंग सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगी उसे वैसे ही प्राथमिक तरंग, जो तरंग प्राथमिक के बाद पहुंचेगी उसे कहेंगे अपन द्वितीय तरंग। एस तरंग सागरीय तरंगों की तरह होती है। सागरीय तरंग से मतलब क्या है? जो तरंग है प्रकाश की तरह चलती है, उनको क्या बोलेगा? उनका बोला जाएगा एस तरंग। इसके बाद ये तरंग केवल ठोस पदार्थ में ही गुजर सकती है। यह तरंग ठोस में ही गुजर सकती है, द्रव और गैस में यह तरंग नहीं चलती। क्यों? क्योंकि द्रव के द्वारा प्रकाशीय तरंगों को अब्सॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए यह नहीं चलती। एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंग की दिशा से समकोण पर बनाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये है एस तरंग, इसकी दिशा समकोण पर होती है। जैसे कि ये अक्ष है, ये समकोण, ये 90 डिग्री, कंपन की दिशा के 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये सेलों में उभार व गर्त उत्पन्न करती हैं। यह है उभार, यह गर्त, यह उभार, यह गर्त, यह उभार, ऐसे उभार और गर्त के रूप में चलती है। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है? जहां पर तरंगें महसूस नहीं की जाती उस क्षेत्र को कहेंगे भूकंपीय छाया क्षेत्र। जैसे ये है पी का भूकंपीय छाया क्षेत्र, यहां पर तरंग महसूस ही नहीं की जाएंगी, यह पी का छाया क्षेत्र। जबकि एस का क्या है क्षेत्र? एस का ये है भूकंपीय छाया क्षेत्र, ये पूरा। यहां के बाद ये पूरी मेंटल अवस्था है। अपन ने पढ़ा है कि मेंटल अवस्था या द्रव अवस्था में एस तरंगें अवशोषित कर ली जाती हैं, तो यहां के बाद एस तरंगें आएंगी ही नहीं, इसलिए अर्थ का 42% भाग एस तरंगों का छाया क्षेत्र रहता है, जबकि इनका सिर्फ 14% भाग ही छाया क्षेत्र रहता है। इसके बारे में अपन विस्तृत से पढ़ते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंप लेखी यंत्र द्वारा दूरस्थ स्थानों से पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगें भूकंपीय अभिलेखित होती हैं। इनको तरंगों क्या बोलते हैं? सिस्मो। इस जो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। छाया क्षेत्र का मतलब है जहां पर भूकंपीय तरंग महसूस ही नहीं की जा सकती, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र जोन कहते हैं। एक भूकंप छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। पी तथा एस तरंगों के अभिलेखन से छाया क्षेत्र का स्पष्ट पता चलता है। अपन पी और एस तरंग के छाया क्षेत्र मतलब है कि जहां पी तरंग नहीं चलती उसका पी का छाया क्षेत्र है, एस तरंग जहां नहीं चलती मतलब एस का छाया क्षेत्र है। जैसा कि यह देखा जाए, यह देखा गया है कि पी तथा एस तरंगें अधिकेंद्र से 105 के भीतर अभिलेखित की जाती हैं, किंतु 145 के बाद केवल तरंगें ही अभिलेखित होती हैं। यहां से यह समझा जाए। जैसे कि यह अपनी अर्थ है, अर्थ पे यह है फोकस, जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। यह वाला पार्ट है कोर और यह वाला पार्ट है मेंटल। जैसा कि अपन देखते हैं कि मेंटल में
मेंटल द्रव अवस्था में, तो मेंटल में एस तरंग है, ये एस तरंग का, ये है पी तरंग का, यह है एस तरंग का। एस तरंग है, यह है मेंटल वाला पार्ट। एस तरंग में, एस तरंगें मेंटल वाले पार्ट में अवशोषित कर ली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो तरंग है ये वाला पूरा मेंटल वाला पार्ट है, यहाँ पर तरंग पूरी अवशोषित कर ली जाएंगी, तो यह पूरा एस तरंग का छाया क्षेत्र बन जाएगा। इसी प्रकार पी तरंगे सिर्फ 105 डिग्री से 145 डिग्री तक ही अब्सॉर्ब की जाती हैं, जबकि यहाँ के बाद मेंटल के बाद थोड़ी चलेंगी। क्या पढ़ा था अपन ने, पी तरंगे द्रव में भी गति कर सकती हैं, ये द्रव में गति कर रही है, लेकिन इनकी गति बहुत कम हो जाती है। जब ये द्रव के बाद फिर निकलती है तो इनकी गति फिर ये फास्ट हो जाती है। तो पी वेव्स दोबारा से दिखती हैं, कहाँ दिखती है, 145 से 145 के मध्य, इसी में यही कहा गया है। अभी लेके होती है अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है। यह क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करता है। यह है कि 105 से 145 डिग्री के भीतर ना पी वेव्स दिखती हैं और ना एस वेव्स दिखेंगी। इसी कारण इन दोनों का पी और एस वेव्स का छाया क्षेत्र कहा जाता है 105 से 145 डिग्री। जबकि यहां देखा जाए 105 से 105 पूरा ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाएगा एस तरंग का छाया क्षेत्र, क्योंकि इसके यहाँ नीचे साइड द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में कौन है, मेंटल, मेंटल में एस परत आती ही नहीं है क्योंकि वह द्रव है, इसलिए पूरा क्षेत्र यह 42% क्षेत्र रहता है जो एस क्षेत्र का छाया क्षेत्र है। यहीं पर यह बात की गई है। यद्यपि पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों का छाया क्षेत्र से कम होता है। कितना होता है, सिर्फ पी तरंगों का 14%, जबकि एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है 42%, क्योंकि पी तरंग केवल 105 से 145 तक ही दिखाई ही नहीं देती, किंतु एस तरंग 105 के बाद भी कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस तरह एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है, जैसा कि इस क्षेत्र में आसानी से समझा जा सकता है। और अपना एक टॉपिक रह गया था ये वाला, अपन ने पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे भूकंप के क्या प्रकार, कैसे भूकंप आते हैं, किस किस प्रकार से भूकंप आते हैं। तो सबसे पहले विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक, मतलब जब चट्टानें आपस में खिसक जाती है, चट्टानों खिसकने से किस प्रकार के भूकंप आते हैं, विवर्तनिक। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश के तल से चट्टानों के सरक जाने से उत्पन्न होती है। जैसे कि मैंने बताया, यह चट्टान आपस में जब खिसक जाती है तो इनके खिसकने से जो भूकंप आते हैं उनको कहेंगे विवर्तनिक। अधिकांशतः भूकंप विवर्तनिक भूकंप ही आते हैं। जैसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना का अथवा एक दूसरे के दूर जाना इसका मुख्य कारण है। जैसे कि अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट, संरक्षी प्लेट से भी अगर इस टाइप की दो प्लेटें अगर एक ही दिशा में जाए तो यहाँ पर हल्का हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। इसी प्रकार ज्वालामुखी भूकंप, जहां पर अपन देखते हैं जहां जहां पर ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है वहां वहां भूकंप आते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से जलवाष्प और ज्वालामुखी पदार्थ धरातल से निकलते हैं जो पृथ्वी को कंपन कर देते हैं, इस कारण से ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। तीसरा चला है निपात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक। निपात भूकंप क्या होते हैं, जैसे कि कहीं पर ये अर्थ है, ये कोई खदान है, खदान में यहाँ पर माइनिंग की गई, माइनिंग की जाए, ये कोल माइनिंग की गई, ये सब सुरंग बना दी गई। अभी यह सुरंग के ऊपर की छत अगर गिर जाए तो इसको क्या कहेंगे, निपात भूकंप। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, मतलब ऊपर की छत ही गिर जाती है पूरी, ये पूरी ध्वस्त हो गई, जिससे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। निपात भूकंप या कोलैप्स भूकंप कहा जाता है। तीसरा है विस्फोट भूकंप। कभी कभी अपन देखते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। यदि परमाणु परीक्षण धरातल के अंदर किए जाए तो धरातल के अंदर कंपन उत्पन्न होगा, वह कैसा भूकंप होगा, विस्फोट भूकंप होगा। अथवा बांध जनित भूकंप, कुछ भूकंप बांधों से भी आते हैं, जैसे कि जल की अधिकता के कारण चट्टानें चटक जाती हैं तो वहां पर भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है।
ये देखो, ये भूकंप के प्रकार हैं। ये भूकंप से किस प्रकार की बहुत ज्यादा हानियां हुई। ये बाढ़ जनित भूकंप है। बाढ़ जनित बांध बना, तो बांध में अधिक अधिक पानी रहेगा तो चट्टानों पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे भूकंप आएगा। ये विस्फोटक भूकंप, परमाणु परीक्षण किए जाते तो इस प्रकार के भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि भूकंप क्या है। भूकंपीय तरंगों से धरातल को बहुत अच्छे से समझने में मदद मिलती है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से अपन को पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि यह चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे ट्यूब एजुकेशन ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद।